अब हम डिस्कस करेंगे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के चैप्टर 2 को, जिसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 9 है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 3, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इस सेक्शन में कहा गया है कि एवरी क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इज रेस्ट्रिक्टेड अनलेस फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आरबीआई रेगुलेशन और ए स्पेशल आरबीआई अप्रूवल एक्सप्लिसिटली अलाउज इट। यानी कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकता, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर ऐसे नहीं कर सकता है या फिर फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता है जब तक कि उसको फेमा आरबीआई रेगुलेशन या फिर स्पेशल आरबीआई अप्रूवल ना मिला हो। नो पर्सन सेल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन अथॉराइज्ड पर्सन। यानी कि अगर वो अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है तो वो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता है। वहीं पर बी है, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। यानी कि इंडिया रेजिडेंस है और वो बाहर के किसी भी पर्सन को ट्रांसफर या पेमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, कैन मेक पेमेंट थ्रू परमिटेड स्कीम और रूल। यानी कि गवर्नमेंट ने आरबीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी परमिटेड रूट है उसके जरिए उस स्कीम के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी किसी दूसरे मेथड के जरिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ लोग हवाला के जरिए पेमेंट कर देते हैं तो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। आप लीगल रूट के जरिए जो आरबीआई ने कहा है, जो फेमा ने कहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर। इसी तरीके से रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर ऑन और बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। यानी कि किसी बाहर के पर्सन से आप जो है पैसा ले भी नहीं सकते हो। हालांकि अगर आप अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए पैसा रिसीव कर रहे हो तो वो सही है, वरना कोई बाहर का बंदा आपको पैसा भेजा तो आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो। क्लियर। तो तीन चीज़ें हो गई। पहला कि फॉरेन एक्सचेंज में डील आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आप अथॉराइज्ड पर्सन नहीं हो। दूसरा, आप जो है किसी बाहर के पर्सन को पैसा भेज नहीं सकते हो। अगर आप परमिटेड स्कीम के जरिए भेज रहे हो तो फिर अलाउ है, नहीं तो अलाउ नहीं है। वहीं पर तीसरा, आप बाहर के बंदे से पैसा ले भी नहीं सकते हो, दूसरे कंट्री के लोगों से पैसा ले भी नहीं सकते हो। अगर आप अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट है, कैन नॉट परफॉर्म लोकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया इन एक्सचेंज फॉर एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी और एसेट अब्रॉड। यानी कि बाहर कहीं किसी देश में आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या फिर जो है एसेट को एक्वायर कर रहे हो तो उस केस के लिए आप इंडिया में लोकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। यानी कि आप इंडिया में इंडियन रुपी में कैश पेमेंट कर रहे हो, किसके लिए? बाहर किसी दूसरे कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसको ट्रांसफर कर रहे हो, फिर उसको एक्वायर कर रहे हो, उसके लिए पेमेंट आप इंडिया में लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये इलीगल है, आप इसको नहीं कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, all foreign exchange flows must pass through official Reserve Bank of India authorized channel unless explicitly permitted by law। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सेक्शन 3 है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये कहता है कि जो आरबीआई का अथॉराइज्ड चैनल है उसी के जरिए आप फॉरेन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, वरना आप फॉरेन ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ना ही किसी को पैसा भेज सकते हो, ना ही किसी से पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आप अथॉराइज्ड चैनल के जरिए पैसा भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। अथॉराइज्ड चैनल के जरिए पैसा रिसीव करना चाहते हो तो आप रिसीव कर सकते हो। क्लियर। बाकी अगर अथॉराइज्ड चैनल के अलावा किसी दूसरे मोड में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर जो है रिसीव कर रहे हो तो वो फिर इलीगल है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड दिस सेक्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस सेक्शन में बोला गया है कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट, ना ही वो कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, ना ही उसको वो ओन करेगा, ना ही होल्ड करेगा, ना ही परचेस कर सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। अगर फेमा रूल्स या आरबीआई रेगुलेशन वो अलाउ करते हैं तो फिर वो ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। क्लियर। यानी कि जो जो चीज़ों के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए फेमा के रूल्स और आरबीआई गाइडलाइंस अलाउ करती हैं उसके केस में आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के आउटसाइड है उसको होल्ड कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो फिर आप नहीं होल्ड कर सकते हो। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इफ एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन स्टॉक और फॉरेन बैंक बैलेंस व्हाइल लिविंग अब्रॉड एज अ नॉन रेसिडेंट
क्लियर। अगर वो नॉन रेसिडेंट है और वो एब्रॉड में रहता है और नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, और उस वक्त उसने जो ही भी फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन स्टॉक, फॉरेन बैंक बैलेंस उसने बनाया है, वो परमिटेड है इंडिया में, वो परमिटेड है इंडिया में अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 टू कंटिन्यू होल्डिंग, ओनिंग और ट्रांसफरिंग दोज एसेट्स इवन आफ्टर मूविंग बैक टू इंडिया। क्लियर। यानी कि कोई नॉन रेसिडेंट था, वो जो है फॉरेन कंट्री में रहा, वहां पर उसने बहुत सारे फॉरेन स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन प्रॉपर्टी वगैरह बनाया, और उसके बाद फिर वो इंडिया में वापस आ जाता है। क्लियर। तो जब वो इंडिया में वापस आएगा तो ऐसे केस में वो जो है उन सभी फॉरेन प्रॉपर्टी को, फॉरेन स्टॉक को होल्ड कर सकता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में ये चीज अलाउ की गई है। इसी तरीके से आरबीआई गाइडलाइंस में ये भी अलाउ किया गया है कि अगर कोई कंपनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इंडियन कंपनीज कैन एक्वायर और सेटअप सब्सिडरीज अब्रॉड अंडर ओडीआई रेगुलेशन। इसी तरीके से एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी इंडियन रेसिडेंट $2,50,000 के जो है एक साल में वो ट्रांसफर कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। कितने अमाउंट तक का? $2,50,000 का करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी फेमा रूल्स और आरबीआई रेगुलेशन में अलाउ किया गया है, आप उतना जो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में जो सिचुएटेड है उसको आप ओन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर अलाउड नहीं है तो फिर आप जो है ना ही एक्वायर करोगे ना ही ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से डील करता है और सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से डील करता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन हो गए? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस होते हैं, एल्टर होता है। लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं होते हैं, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं एक तरीके से। जैसे कोई पढ़ने के लिए अब्रॉड गया या फिर जो है आपका परिवार जो है फॉरेन कंट्री में रहा, आप उसके खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हो। क्लियर। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन इफ सच सेल और ड्रॉल इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नेचर का है तो वो फिर वो कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज, वो कर सकता है किससे? ऑथराइज्ड पर्सन से। ऑथराइज्ड पर्सन से आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे पेइंग $2,000 फॉर एन ऑनलाइन कोर्स एट अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए आपको $2,000 पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। इसी तरीके से आप जो है $50,000 किसी रिलेटिव जो कि अब्रॉड में रह रहा है उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। इसी तरीके से 2 लाख तक $US जो है आप मेडिकल ट्रीटमेंट जो है करवाना चाहते हो अब्रॉड जाके, तो उसके लिए भी आप जो है $2 लाख का फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज आप कर सकते हो थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। क्लियर। Provided that the central government may in public interest and in consultation with the Reserve Bank impose such reasonable restriction for current account transaction as may be prescribed। यानी कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से कंसल्ट करके टाइम टू टाइम इस जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कि एक जो है रेस्ट्रिक्शन है कि रेमिटिंग फंड्स अर्न फ्रॉम बाइंग फॉरेन लॉटरी टिकट इज बैंड। यानी कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में किसी से फॉरेन लॉटरी टिकट खरीदी थी और वो आप जीत जाते हो तो आप उसको रेमिट नहीं कर सकते हो, वो पैसा आप इंडिया नहीं ला सकते हो। क्लियर। इसी तरीके से $2.5 लाख से ज़्यादा का पैसा अगर आपको भेजना है तो इस केस में आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट एक साल में $2,50,000 का फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड पर्सन से कर सकता है बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन अगर $2,50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है आपको साल भर के अंदर तो फिर उस केस में आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन टाइप के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आप ऑथराइज्ड पर्सन से आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस पे रेस्ट्रिक्शंस कर सकती है, इस पे जो है लिमिटेशंस लगा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो ये इस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको करने से जो पर्सन की एसेट्स हैं, पर्सन की लायबिलिटीज हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। तो एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि किसी पर्सन को बाहर की किसी कंपनी के स्टॉक परचेज करने हैं या फिर बाहर किसी दूसरी कंट्री में अपार्टमेंट परचेज करना है तो वो कर सकता है थ्रू दी ऑथराइज्ड पर्सन। लेकिन कंडीशन यहां पर भी सेम है कि ग्रांट्स दी आरबीआई अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल डेब्ट रिलेटेड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल ट्रांजैक्शन
बाई डिफाइनिंग व्हाट इज अलाउड अप टू व्हाट मॉनेटरी लिमिट एंड अंडर व्हाट कंडीशन। तो इस पे भी सेम चीज़ है कि गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्ट से रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी लगा सकती है कि क्या क्या चीज़ें अलाउ होंगी, कितने मॉनेटरी लिमिट तक अलाउड होंगी और किस टाइप के कंडीशन में अलाउ होंगी। क्लियर, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। तो अगर आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करें तो आपको आरबीआई की गाइडलाइंस वहाँ पर पढ़ लेनी होंगी। नेक्स्ट है ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि कोई पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट है वो होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इफ सच करेंसी सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी कि आप जो है इंडियन रेसिडेंट हो लेकिन बीच में कुछ समय के लिए आप जो है बाहर गए थे और नॉन रेसिडेंट थे आप। क्लियर, या फिर और आपने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली फॉरेन कंट्री में, तो आप फिर उसको होल्ड कर सकते हो, ओन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपके पेरेंट्स थे वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई और उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दी, तो इस केस में भी आप जो उसको होल्ड कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर, वहीं पर नेक्स्ट क्लॉज क्या है कि ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि बाहर का है वो भी होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इफ सच करेंसी सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेसिडेंट इन इंडिया। तो बाहर का कोई पर्सन है वो इंडिया में आया, यहां पर रहा एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी, तो वो फिर इस केस में होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर, नेक्स्ट है सब सेक्शन 6, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द रिजर्व बैंक में बाय रेगुलेशन प्रोहिबिटेड restrict or regulate establishment in India of a branch, office or other place of business by a person resident outside India फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सच ब्रांच, ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि कोई नॉन रेसिडेंट है, बाहर का रेसिडेंट है, वो हमारे इंडिया में ब्रांच, ऑफिस या फिर कोई अदर प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उससे रिलेटेड जो है रेगुलेशन या फिर उसको रोक सकती है या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ये जो है सेक्शन 6 कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 7, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। अब देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होता है तो यहां पर भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से किसी बाहर की कंट्री में, तो उनको फिर बताना होगा रिजर्व बैंक को या फिर जो भी अथॉराइज्ड पर्सन होगा उसको बताना होगा एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए कि उनका क्या मटेरियल है जो कि एक्सपोर्ट किया गया है, कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट हुआ है, वो पूरी डिटेल जो है एक्सपोर्ट वैल्यू उनको बतानी पड़ेगी। फर्निश टू द रिजर्व बैंक और टू सच अदर अथॉरिटी ए डिक्लेरेशन फॉर्म कंटेनिंग ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। तो कोई भी एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको एक्सपोर्ट की सारी डिटेल, कौन से मटेरियल है, कितने अमाउंट का है, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, वो सारी डिटेल जो है वो रिजर्व बैंक को या फिर जो भी अदर अथॉरिटी होगी उसको डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए बताना पड़ेगा। बी है फर्निश टू द रिजर्व बैंक सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रिजर्व बैंक फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड बाय सच एक्सपोर्टर। यानी कि एक्सपोर्टर ने जो भी डिटेल बताई है आरबीआई को उससे रिलेटेड उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी मटेरियल है वो भी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे इनवॉइसेज हो गए, शिपिंग बिल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट हो गए, वो भी जो है वो उनको देना पड़ेगा। गिव्स द आरबीआई एक्सप्लिसिट अथॉरिटी टू इशू स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस डायरेक्टिव्स टू एन एक्सपोर्टर। तो सेक्शन 7 जो है ये आरबीआई को अथॉरिटी देती, पावर देता है कि वो एक्सपोर्टर को कोई भी डायरेक्टिव दे सकता है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्टर ने जो भी एक्सपोर्ट किया है उससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्टिव, कोई भी जो है डायरेक्शन वो दिया जा सकता है आरबीआई द्वारा। क्लियर, कि भाई आपने जो है बोला है कि 60 लाख का आपने एक्सपोर्ट किया है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि आपने 50 लाख का ही एक्सपोर्ट किया है, तो ये कैसे हुआ? तो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने से लेकर, सीजर करने से लेकर, इंस्पेक्शन को लेकर जो है वो डायरेक्टिव दिया जा सकता है आरबीआई द्वारा एक्सपोर्टर को। इसी तरीके से सर्विस के केस में बात करें तो सर्विस के केस में भी सेम है कि एवरी एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज शैल फर्निश टू द रिजर्व बैंक और टू सच अदर अथॉरिटीज ए डिक्लेरेशन फॉर्म कंटेनिंग द ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रिलेशन टू पेमेंट फॉर सच सर्विस लाइक एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज। यानी कि अगर आप सर्विस भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी भी डिटेल आपको जो है वो आरबीआई या फिर अथॉरिटी के साथ शेयर करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए। क्लियर,
तो सेक्शन 7 सिंपल सा है कि ये बता रहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस करते हैं तो आपको जो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है या फिर सर्विस के लिए जो भी आपने पेमेंट किया है वो डिटेल आपको पूरी बतानी होगी आरबीआई को या फिर जो भी अथॉरिटी है उसको बतानी होगी, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आरबीआई को। क्लियर, अगर आरबीआई मांगती है तो। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 8, रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 8 कहता है कि अगर आपने सपोज कि आपने एक्सपोर्ट किया है 50 लाख रुपए का सामान किसी दूसरे कंट्री में, तो आपको जिसको भी आपने एक्सपोर्ट किया है उससे आपको वो फॉरेन करेंसी में जो है रियलाइज करवा लेना है, यानी कि अथॉराइज डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना है, और अथॉराइज डीलर से अपने इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट भी करा लेना है। रिपाट्रिएशन का मतलब होता है वापस ले आना, यानी आपने 50 लाख का माल भेजा है दूसरे कंट्री में, तो 50 लाख माल के इक्विवेलेंट जो भी फॉरेन करेंसी होगा उसको आप वापस लाइए इंडियन करेंसी में। ये होता है रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एनी अमाउंट of foreign exchange is due or has accrued to any person resident in India, such person shall take all reasonable steps to realize and repatriate to India such foreign exchange within such period and in such manner as may be specified by the Reserve Bank। तो रिजर्व बैंक ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का है और उसने जो है कुछ फॉरेन करेंसी रियलाइज कर ली है बाहर किसी कंट्री में, तो उस पैसे को उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करवा लेना है अथॉराइज पर्सन के जरिए। जैसे कि 15 मंथ के विदिन 15 मंथ जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस होती है उसका रियलाइजेशन और रिपाट्रिएशन हो जाना चाहिए। यानी कि किसी एक्सपोर्टर ने सामान भेजा अमेरिका में और सपोज कि उसको 25 लाख यूएस डॉलर में पेमेंट करना था, तो वो 25 लाख यूएस डॉलर जो है उसको अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करवा लेना है विद इन 15 मंथ। इसी तरीके से अदर केसेस की बात करें तो वहां पर 180 डेज का टाइम होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ट्रैवल करने गया था और वापस आता है तो उसके पास अगर 2000 डॉलर फॉरेन 2000 यूएस डॉलर में या फिर इक्विवेलेंट करेंसी में फॉरेन करेंसी उसके पास रह जाती है कैश के रूप में, तो वो रख सकता है, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा उसके पास फॉरेन करेंसी है तो उस केस में उसको 180 डेज में जाके उसको कन्वर्ट करवा लेना है, उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करा लेना है अथॉराइज्ड पर्सन से। क्लियर। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस के केस में 115 मंथ का टाइम दिया गया है, वहीं पर अदर केसेस में 180 दिन के अंदर आपको जो है रिपाट्रिएशन करवा लेना है। क्लियर। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास 2000 तक का जो है फॉरेन करेंसी है तो फिर आप जो है उसको रख सकते हैं इन द कैश। क्लियर। द वायलेटर फेसेस मॉनेटरी पेनल्टीज अंडर सेक्शन 13 अप टू 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व और डेली कंटिन्यूइंग पेनल्टी फॉर ऑनगोइंग डिलेज। यानी कि अगर कोई पर्सन जो एलिजिबल था रियलाइजेशन और रिपाट्रिएशन के लिए और वो नहीं करता है तो उस केस में उसके जितना भी सम होगा उसका 3 गुना उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। जैसे कि एक्सपोर्टर है, उसको जो है 25 लाख यूएस डॉलर जो है वो रियलाइज हो गया था, लेकिन उसने जो है उसको रिपाट्रिएट नहीं करवाया, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कराया, तो उस केस में 15 महीने बाद उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो जितने का सम था, जितना रिपार्टिएट करवाना था, उसका 3 गुना उसको जो है फाइन देना पड़ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से सपोज है कि कोई फॉरेन ट्रैवल गया, घूम के वापस आया और उसके पास जो है 2500 डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी उसके पास कैश में थी, तो 2000 वो रख सकता है, लेकिन 500 यूएस डॉलर जो फॉरेन करेंसी है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लेना है विद इन 180 डेज, नहीं तो उसका 3 गुना उसके ऊपर फाइन लग सकता है। एक्सपोर्टर्स में लूज गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जीएसटी रिफंड्स और ट्रेड क्रेडिट्स टाइड टू दोज एक्सपोर्ट। और अगर उसके ऊपर फाइन लग जाता है तो इस केस में जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, वो फिर जो है एक्सपोर्टर का वहां पर एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगा, वो नुकसान हो जाएगा। क्लियर। तो ये रियलाइजेशन रिपाट्रिएशन है। कहने का मतलब यहां पे है कि अगर आपने फॉरेन करेंसी अर्न कर ली है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लेना है हर हाल में विद इन द टाइम फ्रेम। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9, एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको रियलाइजेशन या फिर रिपाट्रिएशन नहीं करवाना है, जैसे कि पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन क्वाइंस बाय एनी पर्सन अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि इतने अमाउंट तक का फॉरेन करेंसी आप रख सकते हो, तो आपको उसको रिपार्टेड कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप जो है 2000 यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी अपने पास रखते हो कैश में, तो आपको उसको रिपार्टेड कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका जो है रेजिडेंस फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट है, आरएफसीडी, यानी कि रेजिडेंस फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट है, तो उस अकाउंट में आप कितना भी फॉरेन करेंसी रख सकते हो क्योंकि वो आपके अकाउंट में है, तो कितना भी उस पर कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से बी में कहा गया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एंड द लिमिट अप टू विच द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। तो अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट आपके पास है तो उसमें कितना भी पैसा आप रख सकते हो फॉरेन करेंसी में, उसको आपको रिपाट्रिएट इंडियन करेंसी में कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एक्सपोर्टर या फिर सॉफ्टवेयर फर्म है तो आपको EEFC अकाउंट खुलवाना पड़ता है और यू कैन होल्ड फॉरेन अर्निंग्स टू पे फॉर फॉरेन एक्सपेंसेस विदाउट कन्वर्जन लॉस, यानी कि आपको फिर उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप EEFC अकाउंट में रखिए और जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करने या फिर फॉरेन एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं वो आप सीधे उसी से पे कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो कन्वर्जन का लॉस होता है भाई, कन्वर्ट कराने के बाद हो सकता है आपको कम मिले या फिर कन्वर्ट कराने के बाद हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, तो कभी कभी क्या होता है कन्वर्ट कराने के बाद कम मिलता है तो उस केस में आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसी में फॉरेन करेंसी को रखते हैं और जब पेमेंट करना होता है फॉरेन करेंसी में तो उसी से वो पेमेंट भी कर देते हैं, जिससे उनका कन्वर्जन लॉस बच जाता है। इसी तरीके से अगर रिटर्निंग NRI है, यानी कि इंडिया के थे वो बाहर गए, नॉन रेजिडेंस हो गए, फिर वहां से वापस आ रहे हैं इंडिया में, तो वो RFC अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्लियर, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी। तो वहां पर जो है वो रिटेन लाइफ टाइम ओवरसीज सेविंग इन फॉरेन करेंसी परमानेंटली, वो पूरी लाइफ टाइम का पैसा अपना फॉरेन करेंसी में उसमें रख सकते हैं। इसी तरीके से रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि आप इंडिया के हो तो भी आप जो है RFC-D अकाउंट खुला सकते हो, रेजिडेंस फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, और वहां पे भी जो है आप अनस्पेंट ट्रैवल कैश और फॉरेन गिफ्ट्स जो है आप फॉरेन करेंसी में रख सकते हो, क्लियर। इसी तरीके से ओवरसीज प्रोजेक्ट या फर्म्स जो होते हैं वो ऑफशोर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां पे भी जो है वो फॉरेन करेंसी में अपने अमाउंट को रख सकते हैं। इनको जो है रिपाट्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर। तो एक तो वो अमाउंट जो कि RBI ने अलाउ कर दे कितना अमाउंट तक आपको जो है रिपाट्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप कैश में रख सकते हो। दूसरा, आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें आपने फॉरेन करेंसी को रखा है तो भी आपको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है जहां पर रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं होती है कि अगर आपने प्री इंडिपेंडेंस फॉरेन एसेट आपने एक्वायर कर रखा है तो फिर आपको जो है वहां पर रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड और रिसीव्ड बिफोर द 8th डे ऑफ जुलाई 1947 और एनी इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग देयर ऑन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इन परसुएंस ऑफ अ जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांटेड बाय द रिजर्व बैंक। यानी कि यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर आपने 8 जुलाई 1947 से पहले आपकी कोई प्रॉपर्टी थी बाहर, आपने एक्वायर कर ली थी किसी दूसरे कंट्री में, तो उसको आपको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई इफ सच फॉरेन एक्सचेंज वाज एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज C। यानी कि आपके दादा थे या फिर आपके दादा थे, उन्होंने फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर कर लिया था 8 जुलाई 1947 से पहले और उन्होंने उनसे आपको मिल गया है, उनसे वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपको मिल गया है, तो फिर आपको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर। कितने लिमिट तक? जो लिमिट RBI ने अनाउंस की होगी उस लिमिट तक आपको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको रिपाट्रिएट करवाना होगा, क्लियर। वहीं पर फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विसेज, ऑनोरियम, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और एनी अदर लेजिटिमेट मींस अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई, उसको भी रिपाट्रिएट कराने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा फॉरेन एक्सचेंज जो कि आप एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस करने की वजह से, ट्रेड करने की वजह से या फिर सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से पाते हो तो उसके लिए भी आपको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसमें एग्जेम्पशन अलाउड है। या फिर कोई ऐसा रिसिप्ट फॉरेन एक्सचेंज का जो कि रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई कर रखा है कि वो एग्जेम्प्ट है तो उसको रिपाट्रिएट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है चैप्टर 2 था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, जिसमें सेक्शन 3 था जो कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन डील कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 है बताया गया है कि फॉरेन को कौन होल्ड कर सकता है। सेक्शन 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्लॉजेस बताए गए हैं, कंडीशंस बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं। सेक्शन 7 में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सिचुएशन बताई गई है। सेक्शन 8 में रियलाइजेशन रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। वहीं पर सेक्शन 9 में एग्जाम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन इन सर्टेन केसेस, कि कौन कौन लोग एग्जेम्प्ट हैं, किस टाइप का फॉरेन एक्सचेंज एग्जेम्प्ट है जिसको रियलाइज या फिर रिपाट्रिएट नहीं करवाना है, क्लियर। Wish you all the best. Keep watching.